हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जैसे जैसे हम कुंडली के विश्लेषण में और गहराई में जाते हैं, हम उन इलाकों में पहुंचते हैं जो हमारे लिए थोड़े साफ नहीं होते और ये सवाल बार बार उठते हैं, खासकर लग्न चार्ट या D1 चार्ट के साथ भाव चार्ट के रिश्ते का। और हम D1 में ग्रहों की पोजीशन की तुलना भाव चार्ट से कैसे देखते हैं। अब मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो किए हैं, कोशिश की है साफ करने की। मिसाल के तौर पर D1 और D9 के बीच D9 चार्ट बनाम D1 में पोजीशन कैसे देखते हैं। क्या आप D9 चार्ट या नवांश चार्ट में दोष या योग देखते हैं, और कैसे D9 में जब आप D1 से तुलना करते हैं तो कोई ग्रह आपको D1 बनाम D9 से ज्यादा बारीक नतीजे देगा। तो मैं आपको उन सबके लिंक दूंगा, प्लीज वो वीडियो भी देखिए, जिससे आपको भाव चार्ट्स, खासतौर पर D9 चार्ट जो सबसे अहम भाव चार्ट है, को देखने में और सफाई मिलेगी। तो अब मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं D9 चार्ट में कुछ खास ग्रहों की पोजीशन के बारे में बात करूंगा, उनकी लग्न या D1 चार्ट में पोजीशन के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं एक जनरल रूल से। जब भी आप देखते हैं कि कोई ग्रह लग्न चार्ट में बहुत अच्छी तरह से रखा है, वह केंद्र में है, अपने साइन या उच्च का साइन या अपने मूल त्रिकोण साइन में है, वह किसी अच्छे योग में है, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चैलेंज के, उस ग्रह के लिए लग्न चार्ट में अब D9 में, नवांश में, भले ही वह किसी अमित्र अनफ्रेंडली साइन में चला जाए, भले ही वह दुष्टानों में चला जाए, भले ही अपने नीच के साइन में चला जाए, फिर भी वह अपनी 70 से 80% एनर्जी बरकरार रखता है। वह अपनी एनर्जी नहीं खोता सिर्फ इसलिए कि वह D9 चार्ट में नीच के साइन या किसी नेगेटिव साइन या अमित्र साइन में दिखता है। वजह ये है कि D1 चार्ट में जहां से D9 बना है, वो बहुत अच्छी तरह से रखा है। वह किसी योग में है, मजबूत योग, मजबूत डिग्रीज, अच्छा साइन, सारी पोजीशन अच्छी है। ऐसा ग्रह जिसके पास सब कुछ है, वो D9 में अपनी ताकत कैसे खो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बेहतरीन कार है, एक स्पोर्ट्स कार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका एक्ट काम नहीं करता। आप ऐसे देख सकते हैं, हाँ, बेआरामी होती है क्योंकि एक्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन आप खिड़कियां थोड़ी नीचे कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत, थोड़ी बेआरामी सहनी पड़ती है, लेकिन आप अभी भी एक आलीशान कार में हैं। सुपर स्पीड, बहुत सुरक्षित, एयरबैग्स, सीट बेल्ट्स, सब कुछ आपके लिए अनुकूल है। तो बस एक छोटी सी खराबी इधर उधर की आपका पूरा मजा नहीं उड़ा लेगी। इसी तरह एक ग्रह जो लग्न में बहुत मजबूती से स्थित है, भले ही D9 में वह कठिन पोजीशन में चला जाए, वो अपनी सारी ताकत नहीं खोएगा। हो सकता है वह 30 से 40% ताकत खो दे, जिसका मतलब है कि उस ग्रह से बेहतर नतीजे पाने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी, थोड़ी और मेहनत, या शायद कुछ और मेहनत, न कि हार मान लेनी चाहिए। इसके उलट एक ग्रह जो D1 चार्ट में सबसे खराब पोजीशन में रखा है, वह नीच के साइन में है, उसकी नीच भंग नहीं है, वह दूसरे पीड़क, मैलेफिक ग्रहों के साथ रखा है और दुष्टानों में चला गया है। सारी चुनौतियां, बुरे योग आदि, अब भले ही वह D9 में अमित्र साइन, अच्छे साइन या उच्च के साइन में भी चला जाए, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि सारी पीड़ाएं दूर हो गईं। तो उत्साहित मत होइए क्योंकि D1 में बहुत पीड़ित ग्रह अचानक D9 में अच्छी पोजीशन में आ रहा है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है अगर लग्न में -99 है तो आपको D9 में +20 या +30 मिलते हैं। तो जब आप -99 और +20 को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बचता है? -79। -79 भी कोई अच्छा स्कोर नहीं है। तो यूं देखना चाहिए नवांश में पोजीशन को। D1 लग्न चार्ट हमेशा किसी भी भाव चार्ट की किसी भी दूसरी पोजीशन से सर्वोच्च माना जाता है, और मैं पहले भी ये कह चुका हूं, ग्रहों को D1 चार्ट की पोजीशन की पूरक, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो D1 चार्ट की पोजीशन को सिर्फ इसलिए कभी पूरी तरह से प्रतिस्थापित, सप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि भाव चार्ट में कोई बेहतर पोजीशन है। तो ये बात याद रखिए। अब जैसा मैंने वादा किया, आइए खास बातों पर आते हैं।
शुरू करते हैं सब ग्रहों के राजा सूर्य से। अगर आप देखें कि सूर्य किस डिग्री पर उच्च का होता है, सूर्य मेष साइन में 10वीं डिग्री पर उच्च का होता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। अगर सूर्य लग्न चार्ट में मेष में यानी खुद मेष लग्न में ही उच्च का है, तो 10 डिग्री पर सूर्य नवांश चार्ट में कहाँ जाता है, किस साइन में जाता है, और क्या वहां भी वो उच्च का होता है? क्या वो किसी अमित्र साइन में जाता है? बस इसका एक नोट बना लीजिए। दूसरी तरफ देखिए, जब सूर्य नवांश चार्ट में मेष साइन में जाता है तो लग्न चार्ट में उसके नेगेटिव पोजीशन में होने की कितनी संभावना है, और फिर देखिए कि क्या सूर्य फिर भी अच्छे नतीजे या बहुत अच्छे नतीजे देगा सिर्फ इसलिए कि वह नवांश चार्ट में मेष साइन में दिखता है। तो आपको एक इशारा देता हूं, अगर सूर्य लग्न चार्ट में मेष साइन में 10 डिग्री पर है तो वह नवांश चार्ट में कभी किसी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं जाएगा। बस देखिए वो कहाँ जाता है। अब सूर्य अगर वह लग्न चार्ट में बहुत अच्छी तरह से रखा है, लेकिन अगर वह नीच के साइन में या किसी शत्रु साइन में जाता है, जैसे मकर में, या जाता है मान लीजिए कर्क में, जो कि जलीय साइन है, हालांकि वह मित्र साइन है, तो इसका मतलब है कि सूर्य से सबसे बड़े नतीजे पाने के लिए, जिसका मतलब है नेतृत्व, अधिकार, इज्जत, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आसान नहीं होगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको और अधिक उत्तरदायित्व लेना होगा। तो अब मैं सूर्य के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले सब ग्रहों से गुजरना चाहता हूं, D1 और D9 के बीच उनकी पोजीशन की तुलना करते हुए, और फिर मैं D1 बनाम D9 में ग्रहों का और विस्तृत अध्ययन करूंगा, अलग अलग ग्रहों पर अलग वीडियो बाद में। चलिए दूसरे ग्रह पर चलते हैं, जो है बुध। अब बुध लग्न चार्ट में बहुत अच्छी तरह से रखा है, लेकिन वह D9 में नीच के साइन या अमित्र साइन या किसी चुनौतीपूर्ण साइन या किसी कथित बुरे योग या दोष में चला जाता है। आप दोष नहीं देखते, आप योग या दोष सिर्फ लग्न चार्ट में देखते हैं। D9 में आप एनर्जीज का एक तालमेल, सिनर्जी देखते हैं, जिसका मतलब है एनर्जीज का एक साथ आना और किसी नतीजे को प्रकट करना। संयोग, दोष या योग सिर्फ D1 चार्ट में देखे जाते हैं। तो अगर बुध लग्न चार्ट में अच्छी तरह से रखा है लेकिन D9 में कठिन पोजीशन या शत्रु सदृश पोजीशन में जाता है, तो इसका मतलब है क्योंकि वह लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो भी वह आपको चुनाव करने की ताकत देगा, वह आपको विश्लेषण की ताकत देगा, वह आपको परिपूर्णता, समापन, अच्छी शिक्षा भी देगा। लेकिन इसका मतलब है कि यह सब आपको थाली में परोसा नहीं जाएगा। बुध से बेहतर नतीजे पाने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी, जिसका मतलब है विश्लेषण के क्षेत्र में, या जब आपको कोई विश्लेषणात्मक फैसला लेना हो, तो वह फैसला आपको सहज ज्ञान, इंट्यूशन से नहीं दिया जाएगा कि ठीक है, ये फैसला ले लो। आपको मेहनत करनी होगी, आपको पक्ष विपक्ष को तौलना होगा। क्या ये फैसला बेहतर है या मुझे उस फैसले के साथ जाना चाहिए? आपको किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेनी होगी, और तब आप कोई फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप ज्यादा समझदारी वाले फैसले ले रहे हैं, अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो वह नतीजा आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन अगर आप गलत फैसले लेते हैं, तो लग्न चार्ट में अच्छी पोजीशन वाला बुध भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि D9 में बारीक तत्व में वो किसी पीड़ा में चला गया है, जिसका मतलब है बुध से नतीजे पाने के लिए कठिन मेहनत। दूसरी तरफ अगर शुक्र लग्न चार्ट में बहुत अच्छी तरह से रखा है लेकिन D9 में किसी परेशानी वाली या बुरी पोजीशन में चला जाता है, तो रिश्तों के क्षेत्र में, घनिष्ठता, इंटिमेसी में, प्रेम प्रसंगों में, जीवन से भौतिक लाभ पाने में आप सामान्य तौर पर अच्छे नतीजे पा सकेंगे। एक संभावना के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर आपके लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, जिसका मतलब है जब तक कि आप अपने रिश्ते पर काम नहीं करते, जब तक आप रिश्तों में तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं होते, एक तरफ काम, दूसरी तरफ आपका घर, मिसाल के तौर पर भाई बहनों के बीच, तो आपको तालमेल बिठाना होगा। या एक माता पिता के तौर पर आपको बच्चों के बीच तालमेल बिठाना होगा। काम पर एक बॉस के तौर पर आपको अपने अंडर में काम करने वाले दो लोगों के बीच तालमेल बिठाना होगा। तो अगर आप वह तालमेल बिठाने में सक्षम हैं, अगर आप अपने रिश्ते पर फोकस बनाए रखने में सक्षम हैं,
अगर आप अपने जीवनसाथी या जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, बिना अपने बारे में ज्यादा सोचे उनके प्रति ज्यादा प्यार और स्नेह दिखाने में सक्षम है, तो भले ही शुक्र D9 में रिश्तों पर फोकस करने वाली परेशानी भरी पोजीशन में हो और आप भौतिक लाभों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर भी शुक्र आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। कठिन मेहनत, लेकिन अगर आप ग्रहों की पोजीशन के प्रति ज्यादा वैध, ज्यादा नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक रूप से सही, सामाजिक रूप से सही कार्यों पर कायम रहते हैं, तो आप एक ग्रह से अच्छे नतीजे प्रकट करने में सक्षम होंगे। जिसका मतलब है बस थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ा और सब्र चाहिए बेहतर नतीजे पाने के लिए। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा है जो लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में है लेकिन D9 में किसी चुनौतीपूर्ण पोजीशन में चला जाता है, तो उस सूरत हाल में बेशक सहानुभूति, देखभाल, समझ सब कुछ आपको स्वाभाविक रूप से आएगा। हालांकि कई बार आप ये गलती कर सकते हैं कि किसी भावना में बहुत नर्म पड़ जाएं, बच्चों के प्रति माता पिता की तरह बहुत नर्म हो जाएं, या जीवन साथी के तौर पर उन समस्याओं के प्रति नर्म हो जाएं जो आपका जीवन साथी पैदा कर रहा है। नर्म हो जाएं क्योंकि जीवन साथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, आप अति सहानुभूति रखने वाले हो जाते हैं और जिसके कारण आप वास्तव में उस बुरे व्यवहार को और ऊर्जा दे रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं। पहली या दूसरी बार जब बुरा व्यवहार होता है तो आप अपने जीवन साथी या पार्टनर से कहते हैं, देखो यहाँ देखो, मैं ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सूरत हाल से हमदर्दी रखता हूँ, मैं समझता हूँ तुम मुश्किल समय से गुजर रहे हो, लेकिन मैं ये बर्ताव नहीं ले सकता, मैं तुम्हारा ये गाली गलौज वाला बर्ताव नहीं ले सकता। तो एक लकीर खींच दी जाती है, फिर उस व्यक्ति को एक सीमा में रख दिया जाता है। तो अगर आप किसी चीज के बारे में अति सहानुभूति रखने वाले, अति भावुक हो जाते हैं और शायद किसी चीज पर अति प्रतिक्रिया करते हैं, तो फिर एक चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको सहानुभूति रखने, दूसरों की मदद करने, पोषण देने, सहायक होने और बदले में सहयोग, प्यार, स्नेह, सहानुभूति पाने का एक अवसर दिया गया है। लेकिन सही चुनाव करना आपके ऊपर है, ये आपको अपने आप नहीं मिलेगा। आपको सही चुनाव करना होगा ताकि अपने चंद्रमा से बेहतर नतीजे प्रकट कर सकें, जहां दूसरे भी आपके प्रति उतने ही सहानुभूति रखने वाले, उतने ही समझदार और उतने ही सहायक हों। अब अगर मंगल वो ग्रह है जो लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में है लेकिन नवांश चार्ट में किसी गहरी पीड़ा में चला जाता है। आपको पीड़ा की एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मंगल एक अग्नि ग्रह है, तो अगर मंगल D9 में किसी अग्नि साइन में जाता है, सिंह में जाता है, धनु में जाता है, मेष में जाता है, तो वह फिर भी मजबूत रहता है। हालांकि मंगल कर्क में जाता है, जो कि नीच का साइन और जल का स्थान है, तो वह एक मुश्किल जगह में है। मंगल का वृश्चिक में जाना, जो कि अपना साइन है, भले ही वह जलीय साइन है, फिर भी बहुत ताकत बरकरार रखता है। लेकिन मंगल का D9 में मीन में जाना भी अंतिम तत्व में वह एक जलीय साइन में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पीड़ा में होता है, भले ही मीन मित्र ग्रह बृहस्पति का साइन हो। लेकिन मंगल कन्या में जाता है, मंगल जाता है, मान लीजिए मिथुन साइन में, तो निश्चित रूप से कोई समस्या होने वाली है। मंगल का तुला में जाना भी चुनौतियां पैदा करेगा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको ऊर्जा, साधन, प्रेरणा, मजबूत इच्छा शक्ति सब कुछ दिया गया है। हालांकि आप में अति प्रतिक्रिया करने, अति तुनक मिजाज होने, अपना आपा खोने, अपनी ऊर्जा खोने या बिना सोचे खतरनाक इलाकों में भाग जाने या नतीजे खराब करने की प्रवृत्ति होगी। तो जबकि आपको ऊर्जा दी गई है, इच्छा शक्ति की अच्छी मात्रा दी गई है, फिर भी आपको अपने मंगल से बेहतर नतीजे पाने के लिए प्रयास करना होगा, न कि रास्ता भटकना है। और फिर देखते हैं बृहस्पति को। अगर बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में बहुत मजबूती से स्थित है, शायद कर्क साइन में, उच्च के साइन में या सबसे अच्छी पोजीशन में, मान लीजिए अच्छी तरह से रखा गया। बृहस्पति भी एक अग्नि ग्रह है। ये कुछ हद तक मंगल के समान है, जहां मंगल एक तरफ मेष पर शासन करता है और दूसरी तरफ वृश्चिक, एक जलीय साइन पर। इसी तरह बृहस्पति एक तरफ धनु पर शासन करता है, जो अग्नि साइन है, यह मूल त्रिकोण साइन है,
और दूसरी तरफ मीन जो जलीय साइन है। तो अगर बृहस्पति लग्न चार्ट में मेष में जाता है, बहुत मजबूत, या कर्क में या सिंह में, या अपने साइन धनु में, तो वह एक उत्कृष्ट स्थान पर है, खासकर अगर कोई पीड़क मैलेफिक ग्रह शामिल नहीं है। बृहस्पति केंद्र में जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन। लेकिन अगर बृहस्पति मकर में जाता है, बृहस्पति कन्या में जाता है, बृहस्पति कुंभ में भी जाता है, तो निश्चित रूप से एक चुनौती होगी यदि बृहस्पति नवांश चार्ट में D9 में इन पोजीशनों में जाता है। इसका मतलब है कि अधिक बुद्धिमत्ता दिखाने, समझदारी भरे फैसले लेने, अपने रिश्तों को साथ लेकर चलने, या दूसरों को अपनी सलाह देने, मदद करने, गुरु के रूप में सामने आने, या किसी चीज में मास्टर बनने में यह आसान नहीं होगा। दूसरों से यह स्वीकार्यता पाना कि आप गुरु हैं, आप मास्टर हैं, आसान नहीं होगा। आपको साइन के प्रभाव के अनुसार कठिन मेहनत करनी होगी। मिथुन में अपने संचार कौशल पर कठिन मेहनत करनी होगी ताकि एक गुरु के रूप में, एक मास्टर के रूप में सामने आ सके और अपनी छवि बनाने, अपना ब्रांड बनाने के लिए। अगर ये मान लीजिए कन्या साइन में जाता है, तो आपको दूसरों की सेवा करने में कठिन मेहनत करनी होगी और समय के साथ सालों तक आप सलाह देते रहें, आप लोगों से परामर्श करते रहें, आप ग्राहक बनाते रहें, उसके बाद स्वीकार्यता आपके पास आती है। तो यूं देखा जाता है बृहस्पति की पोजीशन लग्न बनाम D9 नवांश चार्ट में। अगर शनि लग्न चार्ट में किसी अच्छी पोजीशन में जाता है, लेकिन किसी समस्याग्रस्त पोजीशन में जा रहा है, किसी दोष में या दुष्टानों में, किसी नेगेटिव साइन में, उदाहरण के लिए मेष में, नीच के साइन में, या कर्क में जाता है, या सिंह साइन में शनि के लिए अमित्र ग्रह सूर्य है, तो D9 में शनि संगठन की चुनौतियां पैदा करेगा, सब रखने की, आप जानते हैं, दृढ़ता की, खास तौर पर रिश्ते से जुड़ी, क्योंकि D9 रिश्ते के बारे में अधिक है। तो हाँ, व्यक्ति लंबे समय तक धैर्य नहीं रख पाएगा। अगर शनि D1 में भी बहुत अच्छी पोजीशन में जाता है, तो यह व्यक्ति बहुत धैर्यवान, बहुत वचनबद्ध, बहुत संगठित होता है और स्थिरता, सब कुछ उसे आसानी से आएगा। लेकिन लग्न में एक अच्छी पोजीशन, सारी संभावना, सारी ताकत उसे दी जाती है, लेकिन ये D9 में एक चुनौतीपूर्ण पोजीशन में जाती है, जिसका मतलब है कि आपको और कठिन मेहनत करनी होगी, अपने धैर्य पर कठिन मेहनत करनी होगी, अपनी दृढ़ता पर कठिन मेहनत करनी होगी, अपने काम पर कठिन मेहनत करनी होगी। आपको नतीजे दिखने में उतना ही अधिक समय लगेगा, अपने करियर में बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा, किसी रिश्ते में जमने में उतना ही अधिक समय लगेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तो आपके धैर्य की थोड़ी और परीक्षा होगी, आपकी दृढ़ता की थोड़ी और परीक्षा होगी, आपके संगठन कौशल, आपकी प्रतिबद्धता की भी और अधिक परीक्षा होगी, इससे पहले कि नतीजे आपके पास आए। अब अगर राहु लग्न चार्ट में किसी अच्छी पोजीशन में जाता है, लेकिन नवांश चार्ट में राहु किसी पीड़ा में चला जाता है, वो शनि के साथ रखा जाता है या राहु चंद्रमा के साथ रखा जाता है, तो यहाँ राहु निश्चित रूप से दूसरे ग्रह के प्रसार डिसेमिनेशन को खराब कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्रह भी राहु के प्रसार को खराब कर रहा है। राहु D9 में बृहस्पति के साथ जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ राहु दूसरी तरफ एक परमाणु विस्फोटक ऊर्जा है, लेकिन जब वो ऐसी पोजीशनों के साथ रखा जाता है, तो राहु और अधिक नकारात्मक हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति आपको गुमराह करेगी, जिसका मतलब है कि रिश्तों में भी कई बार लालच आप पर हावी हो जाएगा। आपकी अपनी जीत, आपकी अपनी सफलता दूसरों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, चाहे वह, जैसा मैंने पहले कहा, D9 रिश्ते के बारे में है, इसलिए मुख्य रूप से जीवन साथी या आपकी पत्नी के बारे में, लेकिन व्यवसाय में या काम पर सहकर्मियों के साथ या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों के साथ भी, जहां भी हो, अगर राहु D9 में चुनौतीपूर्ण पोजीशन में जाता है, तो रिश्तों में राहु कोनों को काटने, कट कॉर्नर्स की कोशिश करेगा। राहु आपको अधिक चालाक, तरकीबें लगाने वाला, आपको अंधा बनाने वाला, लोगों का अच्छा पक्ष देखने में असमर्थ बनाने की ओर धकेल सकता है। यह आपको अनैतिक दिशा, अनैतिक रास्ता अपनाने के लिए धकेलेगा और फिर आप उसकी वजह से रिश्ता खराब कर लेंगे।
राहु आपको भौतिक स्तर पर फिर भी अच्छे नतीजे दे सकता है, लेकिन आपके बुरे समय में आपकी मदद के लिए आपका रिश्ता ही आता है और कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान में रखिए। D1 चार्ट में अच्छी पोजीशन लेकिन D9 में कठिन पोजीशन में जाता है, तो राहु को काबू में रखने के लिए, राहु पर नियंत्रण रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक होंगे। दूसरी तरफ केतु D1 चार्ट में एक उत्कृष्ट पोजीशन में जाता है। मान लीजिए 12वें भाव में वृश्चिक में, जो केतु के लिए बहुत मजबूत पोजीशन है। आपको नुकसान से दूर रखेगा, आपको अचानक चुनौतियों, अचानक मुद्दों से दूर रखेगा, आपको अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ने से दूर रखेगा। तो जिस भी अच्छी पोजीशन में केतु जाता है, लेकिन दूसरी तरफ केतु लग्न में साइन जैसे सिंह में या मेष में जाता है या कर्क में जाता है या धनु में भी जाता है, तो केतु D9 में आपके लिए उतनी ही अधिक समस्याएं पैदा करेगा। जिसका मतलब है कि केतु कहेगा कि D1 चार्ट में यह आपसे अब भी कहेगा कि उस क्षेत्र को छोड़ दो अपने लिए, वह तुम्हारे लिए नहीं है, वो दूसरों की मदद करने के लिए है। लेकिन कम से कम वादा तो है कि समय के साथ अगर राशियां अच्छा कर रही है तो आप पर्याप्त प्रयास करने के बाद केतु अभी भी आपको अपना आशीर्वाद देगा। लेकिन अगर D1 में सबसे अच्छी पोजीशन के बावजूद यह एक कठिन पोजीशन में जाता है, ये D9 में नवांश में एक कठिन पोजीशन में जाता है, जिसका मतलब है लगभग उस क्षेत्र का निषेध, उस क्षेत्र से सफलता का एक अंश भी पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। अगर यह D9 में एक कठिन पोजीशन में जाता है, तो दूसरा पहलू, अच्छा पहलू, ये है कि कर्म नकार दिया जाता है, कर्म का बोझ चुका दिया जाता है, कर्म का कर्ज चुका दिया जाता है। अगर यह D1 में अच्छी तरह से रखा है लेकिन D9 में एक कठिन पोजीशन में जाता है, और इसलिए ये कर्म स्तर पर बहुत हल्का हो जाएगा, लेकिन भौतिक मोर्चे पर निश्चित रूप से केतु की पोजीशन ये कीमत वसूल करेगी। तो अब दोस्तों, मैं लग्न बनाम D9 में बेहतर पोजीशन के बारे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ ये सभी ग्रह अगर D1 की तुलना में D9 में बेहतर पोजीशन में आते हैं, तो यह नतीजों का बदलाव होगा, नतीजों का उलटफेर, जिसका मतलब है कि लग्न चार्ट में बहुत बहुत बुरी पोजीशन को D9 में कुछ राहत मिलती है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं आशा की एक झलक ग्रह आपको देगा। लेकिन आपको बहुत बहुत कठिन मेहनत करनी होगी, शायद 10 गुना कठिन। आपको अपने रिश्ते में, अपने अधिकार में, अपने स्वामित्व में, अपनी जवाबदेही में बहुत बहुत अधिक देना होगा उस ग्रह से थोड़ा सा पाने के लिए। अगर सूर्य D1 में पीड़ित या नीच का होने के बावजूद D9 में थोड़ी बेहतर पोजीशन में जाता है, लेकिन जाता है, मान लीजिए D9 चार्ट में मेष साइन में, तो इसका मतलब है आशा की कुछ किरण। कहीं ना कहीं आपको कोई नेतृत्व वाला पद मिल सकता है, कहीं ना कहीं आशा है कि आपको कुछ जवाबदेही मिल सकती है, आपको कुछ इनाम मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन आप शायद उस सफलता के शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो आपको दुनिया में मिलती। अगर आपका D9 बेहतर पोजीशन दिखाता है लेकिन किसी भी ग्रह की पोजीशन के लिए आपका D1 बिल्कुल विनाशकारी है, तो यूं देखना चाहिए D1 चार्ट और D9 चार्ट के बीच की पोजीशन को, खास तौर पर हर ग्रह की पोजीशन के लिए। तो दोस्तों, अब जब हमने सभी 9 ग्रहीय संस्थाओं के लिए D1 बनाम D9 के बारे में बात कर ली है, तो अपनी खुद की कुंडली जांचिए। देखिए कि आपके लग्न चार्ट में कौन सा ग्रह बहुत बहुत उत्कृष्ट रूप से अच्छे योगों के साथ स्थित है, और फिर उसकी तुलना D9 में वह कहाँ जाता है उससे कीजिए, और देखिए कि वह कैसे नतीजे दे रहा है, अब तक कैसे नतीजे दिए हैं उसकी दशा और अंतर्दशा में। खास तौर पर उन ग्रहों को देखिए जिनकी दशा और अंतर्दशा उनमें से कुछ बीत चुकी है, कम से कम महादशा तो बीत चुकी है, और फिर प्रत्येक अंतर्दशा को देखिए और देखिए कि D1 में उसकी पोजीशन की तुलना D9 से कैसे है, उसके परिणामों का विस्तार, आपके लिए विभिन्न नतीजे। ये भी देखिए कि क्या वो किसी दोष में किसी दृष्टि के तहत है, क्योंकि वे भी D9 चार्ट में ग्रह के प्रसार में इजाफा करेंगे। तो दोस्तों, इसका उपयोग अपनी ग्रह पोजीशन को बेहतर ढंग से समझने और D1 और D9 के बीच अपने जीवन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए करें, और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें,
और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।